जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से काफ़ी सारे लोगों को ये पता होगा कि साल 2018 के अंदर सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी को लेकर। और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस जजमेंट में सेक्शन 377 के एक पार्ट को यानी कि सेक्शन 377 के एक हिस्से को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। यानी कि जो चीज़ पहले कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड हुआ करती थी, यानी कि जो एक्ट पहले ऑफेंस माना जाता था, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हुए उसको ऑफेंस की कैटेगरी से बाहर कर दिया। यानी अगर आज की डेट में कोई ऐसा एक्ट करता भी है तो उसको इलीगल नहीं माना जाता है। तो ऐसा क्यों किया था सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट की उस जजमेंट में ऐसा क्या था? और सबसे मेन सवाल कि आखिर सेक्शन 377 आखिर किस चीज़ की बात करता है, किस चीज़ को डिफाइन करता है सेक्शन 377? तो इन्हीं सब चीज़ों के जवाब जानेंगे आज हम इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, मेरा नाम है अनुज और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। दोस्तों, सबसे पहले हमें जानना होगा कि सेक्शन 377 आखिर किस चीज़ की बात करता है, किस चीज़ को डिफाइन किया गया है सेक्शन 377 में। तो सेक्शन 377 बताता है अननेचुरल ऑफेंसेस के बारे में, यानी कि अप्राकृतिक अपराध। और अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो एज पर द बेयर एक्ट के अंदर जो इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, और वो कुछ इस तरह से लिखी हुई है कि whoever voluntarily has carnal intercourse against the order of nature with any man, woman और animal। और इसका मतलब है कि अगर कोई भी अपनी स्व इच्छा से, यानी कि अगर अपनी खुद की इच्छा से कोई कार्नल इंटरकोर्स कर रहा है जो कि अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर है, किसी मैन के साथ, किसी वुमन के साथ या फिर किसी भी एनिमल के साथ, तो ऐसा एक्ट कहलाता है अननेचुरल ऑफेंस। अब देखिए, ये तो हमने पढ़ लिया कि कार्नल इंटरकोर्स किया जा रहा है जो कि अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर है। लेकिन अब हमारा सबसे मेन सवाल है कि आखिर कार्नल इंटरकोर्स होता क्या है। तो देखिए, कार्नल इंटरकोर्स का मतलब होता है कि अगर सेम जेंडर के दो एडल्ट प्राइवेटली अगर कोई सेक्सुअल एक्ट कर रहे हैं या फिर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं आपस में, तो ऐसा एक्ट कहलाता था कार्नल इंटरकोर्स। यानी कि अगर कोई भी सेक्सुअल एक्ट या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है बाय अ मैन विद मैन, या फिर किसी वुमन के द्वारा किसी वुमन के साथ, या फिर किसी भी मैन या फिर वुमन के द्वारा किसी एनिमल के साथ, जिसको हम बेस्टियलिटी के नाम से भी जानते हैं, तो ऐसा एक्ट या फिर ऐसा सेक्सुअल इंटरकोर्स कहलाता था कार्नल इंटरकोर्स। यानी कि होमोसेक्सुअलिटी, सोडोमी और बेस्टियलिटी, ये तीनों ही पूरी तरह से अननेचुरल ऑफेंसेस माने जाते थे। और ये सारे जो एक्ट हैं ये पूरी तरह से पनिशेबल थे अंडर द सेक्शन 377 अननेचुरल ऑफेंसेस। और ऐसा एक्ट करने वाले व्यक्ति के ऊपर जो पनिशमेंट बताई गई थी वो बताई गई थी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, यानी कि उम्र कैद। और अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ उनके लिए ज़्यादा हो जाएगी तो कोर्ट जो है उनको 10 साल तक की सज़ा भी दे सकता था और साथ में उनके ऊपर फाइन भी लगा सकता था। और इस सेक्शन 377 में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई ऐसा सेक्सुअल इंटरकोर्स, ऐसा कोई सेक्सुअल एक्ट अगर कोई कंसेंशुअली भी कर रहा है, यानी कि अगर कंसेंट से भी ऐसा एक्ट अगर किया जा रहा है, तो भी ऐसा एक्ट अननेचुरल ऑफेंस के अंदर ही आता था। यानी अगर ऐसा एक्ट कंसेंट से भी किया जा रहा है तो भी उसको ऑफेंस ही माना जाता था। यानी कि जो अननेचुरल ऑफेंसेस के केस में जो कंसेंट थी वो पूरी तरह से इमैटेरियल थी। और अगर कोई भी पार्टी अपनी कंसेंट दे भी देती थी ऐसा एक्ट करने के लिए, तो भी वो इक्वली लायबल होती थी दूसरी पार्टी की तरह ही। अब देखिए, ये तो मैंने बता दिया कि साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने की जो शुरुआत थी वो साल 2018 से बहुत पहले ही हो चुकी थी। और वो कैसे? तो ये सब कुछ चीज़ें हमें जाननी पड़ेंगी कुछ केस लॉ की मदद से। और सबसे पहला हमारा केस लॉ है नास फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। 2010 का ये केस था और एक संस्था थी नास फाउंडेशन, और उन्होंने अपील डाली थी दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर कि अगर सेम जेंडर वाले दो एडल्ट प्राइवेटली अगर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं या फिर कोई सेक्सुअल एक्ट कर रहे हैं, और अगर उनके इस एक्ट को क्रिमिनलाइज किया जाता है, और उनके इस एक्ट को क्रिमिनलाइज करना उनके फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। कौन कौन से फंडामेंटल राइट? आर्टिकल 14, 15 और 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन तीनों फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। और बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने इस चीज को एक्सेप्ट भी किया और सेक्शन 377 के इस पार्ट को जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। लेकिन बाद में साल 2014 में एक केस आया, सुरेश कुमार कौशल एंड अनदर वर्सेस नास फाउंडेशन एंड अदर्स। साल 2014 का यह केस था। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जो दिल्ली हाई कोर्ट की जो जजमेंट आई थी साल 2010 में, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट की उस जजमेंट को ओवरटर्न कर दिया, यानी कि पूरी तरह से उस जजमेंट को बदल दिया।
दिल्ली हाई कोर्ट ने जिस पार्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था अंडर द सेक्शन 377, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया इस केस में, दोबारा से उस पार्ट को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड डिक्लेयर कर दिया, ये कहते हुए कि अगर लेजिस्लेचर इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये लॉ पूरी तरह से ठीक है। और ये जो मैटर है डिस्कशन का, ये पार्लियामेंट में डिस्कशन का मैटर है, ना कि जुडिशरी में। तो ऐसा कहते हुए अल्टीमेटली कोर्ट ने क्या डिक्लेयर किया कि सेक्शन 377 को दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड डिक्लेयर कर दिया। लेकिन इसके बाद साल 2018 में जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट केस आया वो आया नवतेज सिंह एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब देखिए इस केस को बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ध्यान रखने वाला ये केस है और इसकी डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 6 सितंबर 2018 को ये जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से सेक्शन 377 के उस पार्ट को दोबारा से अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। यानी कि जो चीज पहले सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड डिक्लेयर की थी, दोबारा से उस पार्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, ये कहते हुए कि अगर सेम जेंडर वाले दो एडल्ट्स के बीच में कोई सेक्सुअल एक्ट किया जा रहा है विद द कंसेंट, तो अगर ऐसा एक्ट कोई करता है तो उनको क्रिमिनलाइज नहीं किया जाएगा। यानी अगर ऐसा एक्ट कोई करता है तो ऐसा एक्ट इलीगल नहीं माना जाएगा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस जजमेंट में डिक्लेयर किया कि अगर कोई ऐसा सेक्सुअल एक्ट अगर कोई करता है तो अब से ऐसा एक्ट करना पनिशेबल नहीं होगा। यानी कि इस एक्ट को ऑफेंस की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया। यानी अब अगर कोई ऐसा एक्ट करता भी है तो वो एक्ट अपराध की श्रेणी से बाहर होगा। लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस जजमेंट में ये भी बोला कि जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है इस सेक्शन का, यानी कि जो बाकी बचा हुआ पार्ट है इस सेक्शन का जो रिलेटेड है सेक्स विद माइनर्स, सेक्स विद एनिमल्स और नॉन कंसेंशुअल सेक्स, यानी कि ऐसा सेक्सुअल एक्ट जो विदाउट द कंसेंट किया जा रहा है, तो ये सारे एक्ट अभी भी एज इट इज फोर्स में रहेंगे। और अगर कोई भी व्यक्ति अभी भी इन एक्ट में से कोई भी एक्ट करता है तो उस व्यक्ति को अभी भी पनिश किया जाएगा उसके उस एक्ट के लिए अंडर द सेक्शन 377। तो दोस्तों ये थे हमारे तीनों इंपॉर्टेंट केस लॉ जो कि ध्यान रखने वाले हैं। क्योंकि अगर कभी भी आपसे पूछा जाता है कि किस केस लॉ के बाद या फिर किस साल में जो है सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 377 के इस पार्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था, तो आप बता सकते हैं कि नवतेज सिंह एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया साल 2018 का ये केस था। और अगर आपसे कोई पूछता है कि जो सबसे पहला केस लॉ था इस सेक्शन का वो कौन सा था, तो तब भी आप बता सकते हैं कि साल 2010 का नास फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो दोस्तों ये था हमारा सेक्शन 377 अननेचुरल ऑफेंसेस। ये हमारा लास्ट सेक्शन था चैप्टर 16 का, आईपीसी के चैप्टर 16 का हमारा लास्ट सेक्शन था। लेकिन अभी भी हमारा एक टॉपिक बचा हुआ है चैप्टर 16 का, कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर, जिसको हम जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे और जल्दी ही आप लोगों से मिलेंगे एक वीडियो के साथ उस टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों ये था हमारा कंप्लीट वीडियो अननेचुरल ऑफेंसेस के ऊपर। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।